इस आदमी का नाम है स्ट्रॉस ज़ेलनिक और ये टेक टू इंटरैक्टिव का सीईओ है। अब ये टेक टू इंटरैक्टिव है क्या? टेक टू इंटरैक्टिव रॉकस्टार द जायंट गेमिंग स्टूडियो की पेरेंट कंपनी है। रॉकस्टार स्टार्टिंग में उसके बिगिनिंग फेज में एक छोटी सी कंपनी थी, बट देन 1999 में टेक टू ने DMA डिजाइन्स को एक्वायर कर लिया था, जिसका अल्टीमेटली नाम रॉकस्टार नॉर्थ बन गया। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि रॉकस्टार की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे टेक टू इंटरैक्टिव का हाथ है। दिसंबर 5, 2023 को रॉकस्टार ने उनके ऑफिशियल पेज पे उनका अब तक का सबसे ज्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम GTA 6 का ट्रेलर 1 डाला था। एनालिसिस्ट का मानना है कि ये गेम दुनिया का सबसे बड़ा गेम होने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव फैन बेस एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इस ट्रेलर ड्रॉप ने पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला दिया था। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बट देन रॉकस्टार वालों ने ट्रेलर 1 के बाद GTA 6 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना कोई पोस्ट, ना कोई अनाउंसमेंट और ना कोई अपडेट्स। इतना पूरा टाइम हमें रॉकस्टार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा सुनने को मिल रहा था। डेस्परेशन में आके लोगों ने इंटरनेट पर अपनी अपनी थियरीज बनाना चालू कर दी थी, अलग अलग वीडियोस बनाने लग गए थे, यहाँ तक कि लोगों ने तो गेम के फेक ट्रेलर्स भी बना दिए थे। और इस सब समय के दौरान हमें रॉकस्टार की तरफ से ना कोई रिस्पॉन्स मिला और ना कोई अपडेट। अब इस पॉइंट पर लोगों को लग रहा था कि GTA 6 2025 में आएगा भी या नहीं। सब लोग वेट कर करके थक गए थे। बट इट ऑल चेंजेस टुडे, क्योंकि ब्लूमबर्ग के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर स्ट्रॉस का इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू में वो हम सबको ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे मुझे लगता है कि हर एक GTA फैन को जानना चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन सबको शॉक कर देगा। तो आइए बगैर कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा इंटरव्यू को अच्छे से समराइज करने वाला हूँ। स्ट्रॉस से बताई हुई हर एक छोटी डिटेल मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉस के पास्ट के बारे में। स्ट्रॉस सबसे पहले 20th सेंचुरी फॉक्स के प्रेसिडेंट थे, जहां उन्होंने 155 मूवीज को ओवरसी किया है। उन्होंने मूवी इंडस्ट्री छोड़ दी क्योंकि वो एक मैच्योर्ड बिजनेस था। उन्हें एक ज्यादा डायनामिक और ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री चाहिए थी। उन्होंने 1993 के एक वीडियो गेम इंडस्ट्री को 1927 की मूवी इंडस्ट्री द गोल्डन एरा से कंपेयर किया था। उन्होंने अपना हाई प्रोफाइल जॉब छोड़कर 1993 में सिलिकॉन वैली की एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया था और वो करके उन्होंने वीडियो गेम बिजनेस में एंट्री मारी। पर तब से लेकर तो अब तक के वीडियो गेम इंडस्ट्री का स्टेट बहुत बदल गया है। वीडियो गेम इंडस्ट्री अब 1993 से बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो चुकी है और मैच्योर होने के बहुत सारे साइंस है, जैसे कि कंसोलिडेशन, जिसका मतलब कि बड़े कंपनीज और भी बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं और कैपिटल बस टॉप कंपनीज की तरफ ही जा रही है और बस ये 10-20 टॉप कंपनीज पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को रूल कर रही है। बट इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है। एवरेज प्लेयर की एज होती है 27 से 28 तक के और वो एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, जो उन्हें 17 साल की उम्र में पसंद आया था। प्लेयर्स के साथ साथ नए प्लेयर्स भी मार्केट में आते हैं, जिससे ग्रोथ होती है। इंडस्ट्री का करंट ग्रोथ रेट पहले से बहुत ज्यादा अलग है। आज की स्टेट में कंसोल प्लस मोबाइल कंबाइंड ग्रोथ आती है 4 से 5% की पर ईयर। 2022 में मोबाइल में थोड़ा सा डाउन टर्न आया था, लेकिन अब वापस से ग्रोथ हो रही है, पर प्री पैंडेमिक से तो थोड़ा सा स्लो ही है। फिर भी स्लोली बट श्योरली मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट साइज और डिस्ट्रीब्यूशन की। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री $180 बिलियन की है, जो कि म्यूजिक, मूवीज और टीवी से भी बड़ा है। अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूएस से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि चाइना में टेंसेंट जैसी कंपनी डोमिनेट करती है। टेक टू यूएस और वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी चाइना में एक छोटा प्लेयर बैठा हुआ है जिसे सब लोग टेंसेंट कहते हैं। अगर हम इंडस्ट्री को अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करें तो हमको 2 सेगमेंट्स मिलते हैं। एक है कंसोल और पीसी का और दूसरा है मोबाइल का। कंसोल और पीसी में बड़े बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलते हैं, लॉन्ग गेम प्ले सेशंस मिलता है और ओवरऑल एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो कि एक नॉर्मल प्लेयर एक्सपीरियंस करने के लिए तड़पता है। और वही अगर हम मोबाइल की बात करें तो वहाँ पर छोटे छोटे गेम प्लेस और फ्रीक्वेंट गेमिंग सेशंस होते हैं, जैसे कि 10-15 मिनट के, और वो एक छोटा सा डोपामिन बूस्ट देता है प्लेयर को, जो कि एक तरीके से फन है। बट करंट मोबाइल के हार्डवेयर स्टेट को देख के मुझे नहीं लगता कि वो टाइम ज्यादा दूर है जब मोबाइल के एक्सपीरियंस भी पीसी और कंसोल के एक्सपीरियंस को मैच करेंगे। अब हम बात करेंगे टेक टू इंटरैक्टिव के बिजनेस स्प्लिट के बारे में। टेक टू 50% मोबाइल और 50% कंसोल और पीसी पर फोकस करता है। उनका मेन गोल है मोबाइल को नंबर 1 बनाना।
हालांकि वो अभी तक हुआ नहीं है, बट वो उस पर काम कर रहे हैं। करंटली नंबर 2 या नंबर 3 प्योर प्ले इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट कंपनीज में है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर हम देखा जाए तो मोबाइल वर्सेस कंसोल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के बारे में, तो मोबाइल बहुत फास्टर ग्रो कर रहा है, क्योंकि मोबाइल ब्रॉडर डेमोग्राफिक को अपील कर रहा है, जैसे कि ज्यादा फीमेल्स और थोड़े से एज में ओल्डर प्लेयर्स। कंसोल थोड़ा यंगर डेमोग्राफिक को अपील करता है, जो आते हैं 18 से 34 के बीच में, और वो लोग मोस्टली मेल होते हैं। अगर हम इनके जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो मोबाइल डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो कि इंडिया और अफ्रीका जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में डोमिनेट करती है, क्योंकि वहाँ कंसोल लोग कम अफोर्ड कर पाते हैं। और जब बात आती है कंसोल और पीसी की, तो वो अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड है यूरोपियन और यूएस मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर कैपिटा एक नॉर्मल आदमी इतना कमा लेता है कि वो एक अच्छा सा कंसोल या फिर पीसी अफोर्ड कर सके। फिर स्ट्रॉस बात करते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल के बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि मोबाइल मोस्टली फ्री टू प्ले होता है, और वो पैसा मोस्टली एड्स और इन गेम परचेसेस से करते हैं। सिर्फ 3 to 20% यूजर्स ही पे करते हैं जो मोबाइल में खेलते हैं, और वो भी मोस्टली इन गेम परचेसेस होते हैं। और जब हम बात कंसोल और पीसी की करते हैं, तो कुछ गेम फ्री टू प्ले होते हैं, लेकिन मोस्टली गेम्स पेड अपफ्रंट होते हैं, और उसके बाद भी वो लोग अलग से इन गेम परचेसेस करवाते हैं। और अगर लाइव सर्विस की बात करें, जैसे कि GTA ऑनलाइन, वो प्लेयर को लॉन्ग टर्म एंगेज रखते हैं। अब हम बात करते हैं लाइव सर्विस और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के बारे में। सबसे पहले मॉडल के बारे में स्ट्रॉस ये बताते हैं कि गेम वन एंड डन थे, जैसे कि मूवीज होते हैं, पर अब गेमिंग इंडस्ट्री में थोड़े से डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आ चुके हैं, जैसे कि लाइव सर्विस, जो कि गेम की लाइफ टाइम बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल GTA ऑनलाइन, वो 12 साल से एक्टिव है, और इसका अलग से एक बेनिफिट ऐसा है कि उनको प्लेयर का बहुत ज्यादा रिटेंशन मिलता है, जो कि ओवरऑल गेम को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज और उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में। स्ट्रॉस कहते हैं कि GTA 5 ऑलमोस्ट 210 मिलियन कॉपीज बेच चुका है, और ये अब तक का ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग गेम में से एक है। पर GTA 5 की इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद भी GTA 6 इतने दूर से क्यों आ रहा है? इसके लिए स्ट्रॉस ने 3 मेन रीजंस दिए हैं। सबसे पहला है इंटेंशनल स्पेसिंग, जो कि हाइप बिल्ड करता है। ये स्पोर्ट्स गेम की तरह एनुअली नहीं आता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम गेम रहता है, जो कि बस कभी कभी ड्रॉप होता है, इसलिए इसकी वैल्यू एक नॉर्मल गेम से बहुत ज्यादा हाई होती है। सेकंड है हाई क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स। रॉकस्टार्स उनके गेम में परफेक्शन सीख करते हैं, उनका हर गेम उसके प्रीवियस गेम से अलग रहता है, और जिस भी साल वो गेम ड्रॉप होता है, उस टाइम फ्रेम का वो एक टाइम स्टैम्प बन जाता है, और इस लेवल की क्रिएटिविटी अचीव करने के लिए उनको इतना ज्यादा देर लग जाता है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल अपडेट। मोस्टली डेवलपर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि गेम बिल्ड करते वक्त वो एक अच्छा सा गेम बिल्ड तो कर लेते हैं, बट जिस तरह की टेक्नोलॉजी वो बिल्ड करते हैं, उसको यूज करने का एक्सेस एक नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं रहता है। तो इसलिए ओवरऑल वर्ल्ड जब तक कि वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करती है, तब तक कि उन्हें एक अच्छा टाइम फ्रेम मिल जाता है गेम को और अच्छा बनाने का। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट टीम्स के बारे में। स्ट्रॉस बताते हैं कि उनके सबसे पहले इनिशियल फेज में बस 20 डेवलपर्स थे, और अब उनके एम्प्लॉइज थाउजेंड्स में हैं, जो कि AAA कंसोल्स पर काम करते हैं। उनके गेमिंग स्टूडियोज वर्ल्ड वाइड है, जो कि कैलिफोर्निया, टोरंटो, टर्की, चाइना और इंडिया जैसे अलग अलग जगहों पर है। स्ट्रॉस टैलेंट एक्विजिशन के बारे में भी बात करते हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से रिक्रूटमेंट लेते हैं, अलग अलग प्रोग्रामर्स और आर्टिस्ट को, ताकि उनको बिगर एक्सपोजर मिले। उनके ज्यादातर एम्प्लॉइज फुल टाइम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं। फिर लेटर ऑन द इंटरव्यू स्ट्रॉस बात करते हैं स्टूडियो सिस्टम वर्सेस हॉलीवुड का इंडिपेंडेंट मॉडल के बारे में। वीडियो गेम में स्टूडियो सिस्टम नहीं है, कंपनी अपना IP खुद खरीदती है, टैलेंट इन हाउस हायर करती है। हॉलीवुड में एक्टर्स अपना IP रखते हैं, स्टूडियो फाइनेंस करती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि बेटर अलाइनमेंट होता है, जिसका मतलब कि अगर सक्सेस हुआ तो सबको फायदा होगा, पर अगर फेल हुआ तो सबको नुकसान होगा। और स्टेबिलिटी भी होती है, इससे वो लोग फ्रीलांसर पर कम निर्भर कर पाते हैं। फिर स्ट्रॉस बात करते हैं हिट ड्रिवन बिजनेस नेचर के बारे में। कंसोल और पीसी का सक्सेस यूनिट सेल से मेजर होता है, जैसे कि GTA 6 वर्सेस उसके पुराने गेम्स। मोबाइल सक्सेस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी से मेजर होता है। टेक-2 की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी ये है कि वो लोग स्पोर्ट्स गेम को एनुअली रिलीज करते हैं। उनके बड़े बड़े बिग टाइटल AAA गेम्स जैसे कि GTA, रेड डेड, उनको वो वंस इन अ वाइल रिलीज करते हैं। फिर बात आती है मोबाइल गेम्स के बारे में, जैसे कि Zynga पोर्टफोलियो, इस पर वो न्यूली काम कर रहे हैं। और उसके बाद आता है कैटलॉग सेल्स, जो अब तक सेल हो रहे हैं। और उसके बाद आता है लाइव सर्विस, जो कि मल्टीप्लेयर से ऑनगोइंग रेवेन्यू कमाता है। इन सब चीजों में इनका सबसे बड़ा गोल यही रहता है कि वो लोग हिट पर कम निर्भर करें और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाएं। स्ट्रॉस कहते हैं कि इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिवली वो काम करते हैं। ये कोई काउंटर सिलिकल नहीं, ये कस्टमर स्पेंडिंग के साथ कोरिलेट करता है। और साथ ही में वो कहते हैं कि मोबाइल गेम ज्यादा रेजिलेंट होते हैं। फ्री टू प्ले मोबाइल गेम में लोग पैसा ना खर्च करके भी खेल सकते हैं। उन्होंने इस टॉपिक पे एक पॉइंट ये भी मेंशन किया था कि कंसोल और पीसी रिसेशन में बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। बिग कंसोल गेम जैसे कि GTA 6 उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग टीवी, आउटडोर एड्स और सोशल मीडिया पर होगी। वो लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी करने वाले हैं, जैसे कि टारगेटेड एड्स, डायरेक्ट कंज्यूमर आउटरीच और अलग अलग तरीके से क्रिएटिवली अपने ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन सब में उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि वो लोग सुपर बॉल एड्स तो नहीं करेंगे, लेकिन डिजिटल प्लस आउटडोर मार्केटिंग बहुत ज्यादा करने वाले हैं। इसके बाद स्ट्रॉज ने जिंगा एक्विजिशन और मोबाइल ग्रोथ के बारे में बात की। मिड 2022 में डील क्लोज हुई थी मोबाइल मार्केट डाउनटर्न के साथ, और उनका लॉन्ग टाइम विजन ये था कि मोबाइल गेम्स अब 50% ऑफ टेक-टूज नेट बुकिंग होगी। इसका मतलब कि वो मोबाइल गेम्स को और बढ़ाना चाहते हैं और हम जैसे लोगों से पैसा खर्च करवाना चाहते हैं मोबाइल गेम्स खेलने के लिए। उन्होंने अलग अलग हिट्स पर काम किया है, जैसे कि ब्लॉक जैम, मैच फैक्ट्री, और ये सब उन्होंने उनके टर्की के एक स्टूडियो में बनाया है। अब हम बात करते हैं लेगेसी फ्रेंचाइज के बारे में, जैसे कि जेंगा पोकर हो गया और वर्ड्स विद फ्रेंड्स हो गया। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोबाइल डेवलपमेंट फास्टर और चीपर होता है, लेकिन सिलेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। यूजर एक्विजिशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और उसमें से भी प्लेबैक पीरियड बस 2 साल तक का ही होता है। इन सब में स्ट्रॉस टेक्नोलॉजिकल और AI के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। जनरेटिव AI जो विजुअल इंप्रूव करता है, जिससे कि गेम बहुत ज्यादा रियल लाइफ लगते हैं। पर इसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा कि वो क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करेंगे। ह्यूमन टैलेंट जरूरी है, कितना भी हो जाए AI ह्यूमन की बराबरी नहीं कर सकता, पर AI की मदद से एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे कि मोबाइल गेम्स में लेवल डिजाइन जल्दी होगा तो इससे कॉस्ट कम लगेगा और फिर गेम्स बहुत ज्यादा इजी टू मेक होगा। पर जस्ट बिकॉज वो AI यूज करने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गेम का इनिशियल बजट गिराएंगे। गेम को बनाने के लिए कॉस्ट कम लग सकता है, बट उनका बजट उतना ही रहेगा जितना उन्होंने पहले डिसाइड किया था। तो टेक्निकली देखा जाए तो मोबाइल गेम्स को बिल्ड करने के लिए उनके पास ज्यादा बजट रहेगा और ज्यादा पैसा रहेगा और ज्यादा रिसोर्सेज भी रहेंगे, तो इससे गेम्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। स्ट्रॉस का मानना ये है कि AI यूज करके एम्प्लॉयमेंट पर बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि AI जॉब्स बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा इंडस्ट्री एक्सपांड करती है, घटाती नहीं। अब हम बात करते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के एंटिसिपेशन और सीक्रेसी के बारे में। इंटरव्यूअर स्ट्रॉस को पूछता है कि रिलीज डेट को इतना सीक्रेट क्यों रखा है, और इसका स्ट्रॉस सिंपल जवाब देते हैं, हाइप मेंटेन करने के लिए। कुछ कॉम्पिटिटर्स उनका गेम सालों पहले अनाउंस करते हैं और फिर उस गेम की मार्केटिंग उसके रिलीज होने तक करते हैं, और उनका मानना ये है कि ये करना बहुत बोरिंग अप्रोच है ऑडियंस तक पहुंचने का। रॉकस्टार की स्ट्रेटजी ये है कि गेम जब लॉन्च होगा उसके बस थोड़े टाइम पहले से वो उनकी मार्केटिंग करना चालू कर देंगे। मार्केटिंग बहुत लेट चालू करेंगे बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगी, तो हमको गेम के बारे में जो भी डिटेल्स है वो उसके लॉन्च के बस थोड़े दिनों पहले पता चलेंगे। हो सकता है कि थोड़े वीक्स पहले पता चले या फिर थोड़े महीने पहले पता चले, बट गेम लॉन्च के बस करीब वो लोग अपनी मार्केटिंग चालू करेंगे। फिर स्ट्रॉस बात करते हैं ट्रेलर के बारे में, जैसे कि GTA 6 का पहला ट्रेलर जो 5 दिसंबर 2023 में आया था। ट्रेलर बस पॉपुलैरिटी इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन गेम की सक्सेस गारंटीड नहीं है उससे। फाइनल सक्सेस बस एग्जीक्यूशन पे ही डिपेंड करता है। उनके बिजनेस का फाइनल थॉट बस यही है कि वो एक अच्छी मार्जिन पर फोकस कर रहे हैं, जो कि 20% to 30% के बीच में होगी। साथ ही में वो हाई हिट रेशियो पर भी फोकस कर रहे हैं। कंसोल में 70 to 80% सक्सेस वर्सेस मोबाइल में 30%। उनको स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी चाहिए उनकी वेल रन कंपनीज के लिए। और एंड में ये कहते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एक्सपांशन और लाइव सर्विसेज से ही आएगी। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगाई है। तो अगर आपको ऐसे टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ, कभी न्यूज तो कभी गेमिंग। मैं चाहता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट दिखाइए। और तब तक के मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के टेक केयर और बाय बाय।